हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने क्लास 10th पास कर ली है और अब आप क्लास 11th में हैं। जो बच्चे PCM ग्रुप के हैं उनके लिए मैथ्स की हमने सीरीज़ शुरू करी है, क्लास 11th मैथ्स की, जिसका आज पहला लेक्चर होगा, पहला लेसन, पहला चैप्टर सेट्स यानी सेट थ्योरी। ठीक है, आज हम ये शुरू करेंगे। तो सेट, सबसे पहले सेट की इम्पोर्टेंस क्या है ये समझिए। सेट्स थ्योरी जो है वो मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है, मतलब बिल्कुल बेस है। ठीक है, अगर आपको सेट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप रिलेशन, फंक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये चेक नहीं कर सकते। ठीक है, या इन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आप डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेते हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको फंक्शन की जानकारी चाहिए होगी, और फंक्शन की जानकारी के लिए आपको रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, और रिलेशन के लिए हम सेट पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिलेशन किसी सेट पे ही डिफाइन होता है। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर, जो कि हमारा पहला चैप्टर है सेट्स। ठीक है, और सेट्स में आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारी, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम जितनी भी जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि सेट क्या होता है। सबसे पहले सेट के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सेट। ठीक है, सेट क्या होता है? एक तरीके का कोई कलेक्शन होता है। मैथमेटिक्स में भी सेट क्या है? एक कलेक्शन ही है, लेकिन ये कलेक्शन एक ऐसा कलेक्शन होगा जो कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लिया जाएगा। ठीक है, मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जब बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से निश्चिंत होते हैं, मतलब जैसे हम पूरी तरह से हम जानते हैं कि हाँ इस कलेक्शन में ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कहेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं जिसमें हमें कन्फ्यूज़न हो कि कुछ कोई और उसके बारे में कुछ और बोले या हम कुछ और बोलें। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं कहते। ठीक है, तो आते हैं हम डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है सेट्स की? A well defined collection of distinct objects is called set। ठीक है, एक ऐसा कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का जो कि वेल डिफाइंड भी हो। ठीक है, मेन बात है इसमें वेल डिफाइंड की, और अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम बात करें समझने की, सपोज दैट अगर हम कलेक्शन लें, collection of all vowels in English alphabets ठीक है, तो इसके बारे में मेरी, आपकी या पूरे वर्ल्ड की एक ही राय है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल्स कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, किसी को कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है, ना किसी की दो राय होती है। ऐसा नहीं मेरी राय कुछ और है या किसी की राय कुछ और है, इसके बारे में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है इसमें। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को का कलेक्शन क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा। ठीक है, अब सेट क्या नहीं है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल उस पर है
कि जो सेट नहीं होगा, ठीक है, ये वाला जो हम बना रहे हैं, कलेक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स इन योर सिटी, ठीक, आपके शहर में सभी ऊंची इमारतों का कलेक्शन यानी समूह, क्या ये सेट बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई स्केल नहीं दिया है कि कितनी ऊंची। अब पता चला है जैसे मैं ऊंची कहूँ उसको आप ऊंची ना कहें, या जिसको आप ऊंची बिल्डिंग कहें उसको मैं ना कहूँ, ठीक है। अगर इसमें वो ये बोलता कि कलेक्शन ऑफ ऑल बिल्डिंग्स ऑफ हाइट 60 फीट, तो ऐसा कलेक्शन क्या बनता, वेल डिफाइन हो जाता और सेट बन जाता। बट ये क्या है, सेट नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूज़न है। और ये वाला जो कलेक्शन था ये सेट था, ठीक है। तो सेट समझ में आया होगा सेट क्या होता है, ठीक। अब इसके बाद में सेट का नोटेशन आता है कि सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं सेट को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है नोटेशन की, ठीक है। तो नोटेशन क्या होता है किसी सेट का? सेट, ठीक। नोटेशन मतलब होता है कि किसी भी सेट को हम किस तरह से दिखाएंगे, मतलब किस लेटर से दिखाएंगे, किस सिंबल से दिखाएंगे। तो किसी भी सेट को जो जनरली है वो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर, ठीक, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। जैसे कि ABCD एंड सो ऑन XYZ तक किसी से भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। और जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स को किस तरह से नोटेशन होता है उसका, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे चल के, बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स का नोटेशन जो होता है वो जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के छोटे लेटर यानी स्मॉल लेटर से करा जाता है, जैसे ABC एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब उस सेट के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये हुआ नोटेशन। अब कुछ सेट्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, उनका नोटेशन देखते हैं, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट सेट्स देखेंगे हम, जैसे हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, ये सारे सेट हम देखेंगे इस तरह, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर उनको भी देखते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट सेट्स देखना, उनका नोटेशन कैसा होता है, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखेंगे। इंपॉर्टेंट सेट्स जो हमारे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला सेट आता है नेचुरल नंबर का सेट, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट को तो आप लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो सेट जिसमें एलिमेंट कहाँ से शुरू होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी काउंटिंग नंबर का जो सेट होता है वही क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है होल नंबर का सेट, इसको हम दिखाते हैं W से, रिप्रेजेंटेशन इसका W से, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, अगर नेचुरल नंबर के साथ में 0 और इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नया सेट क्या बनता है, होल नंबर का सेट बनता है, ठीक है। इसके बाद में आता है सेट ऑफ इंटीजर, इसके दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, या तो इसे I से भी दिखाते हैं या फिर Z से भी दिखाते हैं इसे हम, ठीक है। ये क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर होल नंबर के साथ में हम नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, वो सब
मतलब इसके साथ में इसके नेगेटिव का भी अगर ग्रुप बना दिया जाए मिला करके तो क्या बनेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स बनेगा। ठीक है, जैसे कि -3 -2 -1, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके बाद में जो सेट आता है वो होता है Q, यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में भी हम जानते हैं, वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, जहां P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, बट Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 हमारा रैशनल है, माना कि ये नेचुरल है लेकिन रैशनल भी है और ये इंटीजर भी है। ठीक है, 0 1/2 -3 -4/3, ये सारे इस तरह के नंबर हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो सेट है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है, फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो इसको नोट करिए, फिर उन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेट है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसका नोटेशन जो होता है वो टी से भी दिखाते हैं, एनसीईआरटी में टी से दिखाया गया है, और हायर क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्यू के ऊपर छोटा सा सी लगा के क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट के बारे में आगे हम डिस्कस भी करेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो नोटेशन इसका दो तरह से, टी से या फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट से। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हर कोई जानता है, वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, तो ये नंबर क्या होते हैं, जैसे √2 पाई, ठीक है, और √3, ये इस तरह के नंबर हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स। इसके बाद में हमारा सेट आता है रियल नंबर का सेट, इसका रिप्रेजेंटेशन R से होता है। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, सभी रैशनल नंबर्स, और सभी रैशनल नंबर का अगर कलेक्शन कर दिया जाए, मिला करके दोनों को मिला दिया जाए तो नया सेट क्या बनता है, हमारा रियल नंबर बनता है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, सभी आ जाएंगे, 1 2 0 पाई 1/2 -1 -3/2। ठीक है, ये सब क्या है हमारे, या √2, ये सब हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद में एक सेट और होता है जिसको हम सी से दिखाते हैं, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा 5th चैप्टर है क्लास 11th का। फिलहाल मैं बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन होता है वो दरअसल उसको हम इस तरह से दिखाते हैं, जैसे z है। ठीक है, z = x + i, मतलब z यहाँ पे एक नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा, ये दो नंबरों से मिलकर बना होगा, दो रियल नंबर से, जहाँ पे आयोटा भी इंक्लूड होगा, वेयर आयोटा इज इमेजिनरी। ठीक है, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक सेट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी होता है। ठीक है, अगर बात करी जाए तो इन सेट का अगर हम ऑर्डर देखें तो ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर मतलब सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं, और सारे होल नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं, और सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सभी होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और जो है इंटीजर्स सब हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इसीलिए हमारे सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर भी, क्योंकि सभी इसमें जो रियल नंबर के सेट है हमारा, इसमें सब रैशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। ठीक, अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि सेट को हम, मतलब सेट का हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे
सॉरी सेट का हम ये देखेंगे कि हाँ सेट का रिप्रेजेंटेशन देंगे, सेट को हम सेट की फॉर्म देखेंगे कि सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं। दो तरीके होते हैं सेट को लिखने के, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म ही देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इसकी, मतलब जितनी एंट्रीज हैं उनको कॉमास से सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें वॉवेल्स के सेट की, ठीक है, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट बेट्स, ठीक है। तो वॉवेल्स हम जानते हैं क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अगर इसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगी, इसको हम रिप्रेजेंटेशन किसी नोटेशन दे देते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने ए से दे दिया, ठीक है, ये सेट का नोटेशन है। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस कलेक्शन को, तो ध्यान से देखना, करली ब्रैकेट के अंदर इन सारे ही एलिमेंट्स, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये एंट्रीज हैं, इनको किससे लिखेंगे, सेपरेट करके कॉमा से, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, करली ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये क्या है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि एक और एग्जांपल देखना, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which are less than 6। इसको हमें, इस कलेक्शन को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स जो कि 6 से कम है कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है भाई। 6 से कम नेचुरल नंबर्स यही तो हैं, 1 से स्टार्ट 5 तक। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका कोई नोटेशन दे देना, सपोज डी से दिखा दिया मैंने इसे, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, करली ब्रैकेट के अंदर इन सारे ही एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखना है, और ये क्या बनी, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है, ध्यान से देखना, आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है किसकी, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which are लेस देन, ठीक है, लेस देन 8, ठीक है। ये आप खुद करना, ठीक है, इजी है, इसी तरह से होगा। अब बात करते हैं, वैसे इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, लेकिन इससे पहले मैं आपको बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको लिखिए फिर वो समझा। तो सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने से पहले हम बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि उसमें हम इसी का यूज करेंगे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब आप लोग जानते हैं, बिलोंग्स टू मतलब होना, मतलब उसमें होना, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे कि इफ एन एलिमेंट इन सेट ए, इफ एन एलिमेंट स्मॉल ए, ठीक है, कोई एलिमेंट ए है जो कि सेट ए में है, देन वी से दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल। मतलब अगर कोई एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट ए, ठीक है, इस तरह से, इफ एन एलिमेंट
स्मॉल ए इन सेट कैपिटल ए, वी से दैट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट ए है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंटेशन हमने इस किससे दिया गया है, इसको एक सिंबल से दिया गया है। इसको हम ऐसे लिखेंगे ए एप्सिलॉन है वैसे ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम मैथ में क्या पढ़ेंगे इसे, सेट थ्योरी में बिलोंग्स टू। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसे, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में होगा तो हम उसके बीच में मतलब उसमें कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, बिलोंग्स टू का। ठीक है, जैसे एक सेट मैंने ए ले लिया, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और आपसे पूछा जाए क्या 3 एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेगा, तो आप लिखोगे 3 बिलोंग्स टू ए। क्यों, क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें है। क्या 1 है इसमें, है। ठीक है, तो सबको हम इस तरह से लिख सकते हैं जो जो इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद में आता है डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं, पहले इसे लिखिए।